बच्चों हम न्यूटन्स लॉ को कंटिन्यू करते हुए आज हम फोर्सेस देखेंगे कि अगर इंक्लाइन प्लेन यानी कि ये आपको इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है तो बच्चों इंक्लाइन प्लेन क्या होता है आप ये समझिए कि ये हॉरिजेंटल प्लेन है। हॉरिजेंटल प्लेन में ऐसे करके आपने ट्रायंगुलर शेप में यानी कि आपने एक ऐसा प्लेन बना दिया जो कि फिक्स है, यानी कि ऐसे कुछ स्लांट वाली कंक्रीट वाली चीज ये बना दी, ये फिक्स है। ओके। और इसका जो स्लांट है, ये एंगल जो इंक्लाइन प्लेन का एंगल होगा हॉरिजेंटल से क्या है, थीटा है। थीटा इज द एंगल ऑफ द प्लेन ऑफ द inclined plane with the horizontal with the horizontal। यहां पर हमने एक मास को रखा हुआ है, एक ब्लॉक है जिसका मास m है, उसको आपने इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि मास mg पर कौन कौन से फोर्स लगेंगे और वो किस किस डायरेक्शन में लगेंगे। यानी कि ये मास m रखा हुआ है, तो आप पहले देखेंगे कि एक फोर्स हमारा जो लगने वाला है वो होगा mg। mg परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन था, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्टिकल प्लेन बनेगा, यानी कि ये 90 डिग्री। ये होगा वेट जिसको बोलेंगे mg। सेकेंड फोर्स इस पर लगने वाला, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है, कॉन्टैक्ट की वजह से यहाँ पर ये कुछ इसको कंप्रेस कर रहा होगा, प्रेस कर रहा होगा, पुश कर रहा होगा। पुश करने की वजह से एक नॉर्मल अराइज होगा और नॉर्मल रिएक्शन इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। अब ये देखेंगे इस डायरेक्शन में होगी, ये आपका प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी आपकी नॉर्मल। तो यानी कि ये आपको प्लेन, इंक्लाइन प्लेन विल पुश द ब्लॉक इन अपवर्ड डायरेक्शन। हम ये बोल सकते हैं कि ये नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन। ओके। तो यहाँ पर जनरली क्या करते हैं कि आप ये दो एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं, दो ऑर्थोगोनल एक्सिस, एक को आप एक्स मान लेते हैं, एक को वाई मान लेते हैं। इन ईदर वे आप हो सकता है एक्स पॉजिटिव एक्स इस डायरेक्शन में माने और नॉर्मल के अलोंग आप पॉजिटिव वाई डायरेक्शन माने। तो यानी कि आपको ऑर्थोगोनल यानी कि परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स और वाई मानने हैं, तो आपको दो एक्सिस जनरली मिलते हैं, एक एक्स और ये अलोंग द नॉर्मल वाई। तो हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व करके देखेंगे, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। ओके। अगर आपने ये एक साइड माननी है वाई और ये माननी है एक्स, तो इसके अलोंग में रिजॉल्व करेंगे। तो mg का जो कंपोनेंट होगा, mg का कंपोनेंट देखो अलोंग द नॉर्मल। पहले तो आप ये देखें कि नॉर्मल का और वर्टिकल का क्या एंगल होगा, नॉर्मल का वर्टिकल का क्या एंगल होगा। तो आप यहां पर अगर एक लाइन बनाएं, यहां पर एक, तो आप देखेंगे ये इसके पैरेलल है, तो ये भी एंगल थीटा होगा, तो ये भी एंगल थीटा होगा। यानी कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये हॉरिजेंटल बनाएंगे तो ये एंगल आपका थीटा होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल जैसे होंगे। दिस इज एंगल थीटा एंड दिस इज एंगल ऑल्सो थीटा। अब यहां से कोई भी हॉरिजेंटल लाइन बनाएंगे तो ये नॉर्मल वाला लाइन इस पर थीटा एंगल बनाएगा। आप देखेंगे ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। दिस इज एंगल, दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। यहाँ पर एक पैरेलल लाइन आप बना लो, ये पैरेलल लाइन हो गई, तो यानी कि ये एंगल आपका थीटा होगा। क्योंकि ये दोनों साइड आपकी टोटल 90 है, तो ये एंगल आपका 90 माइनस थीटा होगा। और फिर आप ये देखेंगे कि ये इन दोनों का सम भी 90 है, तो ये अगेन आपका एंगल होगा थीटा। आप बच्चों इसको याद कर लेंगे कि जो भी प्लेन का और हॉरिजेंटल के बीच में जो एंगल होगा, प्लेन के नॉर्मल और वर्टिकल में यही एंगल होगा। देखो हॉरिजेंटल का परपेंडिकुलर ये हो गया और प्लेन का परपेंडिकुलर ये हो गया, तो यानी कि इन दोनों लाइंस में जो एंगल होगा, इन दोनों के परपेंडिकुलर लाइन में भी वही एंगल होगा। याद रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन हॉरिजेंटल के
परपेंडिकुलर है और नॉर्मल लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो इन दोनों लाइन में भी कैसा एंगल होगा, थीटा होगा। ये आप याद कर लेंगे। ये एंगल अगर थीटा होगा तो आप यहां से देख सकते हैं ये एंगल भी थीटा होगा और mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा आ जाएगा और mg का दूसरा कंपोनेंट इस डायरेक्शन में डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा आएगा। तो आप पार्टिकल का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, हमने क्या बोला था बच्चों, FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। तो आप यहां पर एक ब्लॉक को बनाने वाले हो, ये आपका ब्लॉक बना। ठीक है, mg एक नॉर्मल फोर्स इधर लग गई, नॉर्मल mg फोर्स के दो कंपोनेंट आपने रिजॉल्व किए। अलोंग द नॉर्मल जो कंपोनेंट होने वाला है वो हो गया mg cos थीटा और ये mg sin थीटा। ये बात समझ में आई। तो यहां पर भी बच्चों mg sin थीटा, इसको क्योंकि इधर फोर्स लग रहा है ये नीचे आएगा, बट आप यहां पर देखेंगे जब भी ये इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, क्योंकि ये इंक्लाइन प्लेन के अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्लेन कैसा है, रिजिड है। कैसा है, रिजिड है। कोई भी चीज रिजिड होगी तो उसका शेप चेंज नहीं हो सकता, यानी कि ब्लॉक इसके अंदर नहीं जा सकता। तो हम बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, अलोंग द नॉर्मल, यानी कि इसको आप जे कैप भी बोल सकते हो। यू कैन कॉल इट एज जे कैप। इसको आप अगर जे कैप ले लेते हो और ऊपर वाली डायरेक्शन को आप आई कैप ले लेते हो, तो अलोंग द जे कैप नेट फोर्स विल बी जीरो। सिर्फ अलोंग द जे कैप की बात करिए, अलोंग द, तो हम बोल सकते हैं एफ अप इक्वल्स टू एफ डाउन, एफ अप इक्वल्स टू एफ डाउन। आपकी नॉर्थ जे के अलोंग जितनी ऊपर की तरफ फोर्स होगी उतनी ही नीचे की तरफ फोर्स होगी। तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा कि एन इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा। आपको नॉर्मल की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एम जी कॉस थीटा मिल जाएगी। ओके, अगर आपको ये ऐसे कंडीशन दे दी जाए, यानी कि कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, ये आपका एक एग्जाम्पल है। आपको ये एक इंक्लाइन प्लेन दिया हुआ है और यहां पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है, और यहां पर एक स्ट्रिंग से इसको अटैच कर दिया है। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। बी पार्ट में पूछा गया है फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक। पहले पार्ट में हमें स्ट्रिंग, यानी कि ये स्ट्रिंग है, इसमें क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। दूसरे पार्ट में आपको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन इंक्लाइन प्लेन एंड ब्लॉक। ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये ब्लॉक है, इन दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन इसको निकालनी है। तो यहां पर क्या करेंगे, आप फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल हो जाएगा। इसी डायरेक्शन में आपको, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको mg cos थीटा मिलेगा। और mg का डाउन द इंक्लाइन प्लेन, ये ध्यान रखें, डाउन द इंक्लाइन प्लेन एक mg का कंपोनेंट आएगा mg sin थीटा। यानी कि ये जो mg फोर्स था इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक करके लिख दिया है। ओके, अब आप इसको एनालाइज करेंगे एज ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, इज इन इक्विलिब्रियम। ब्लॉक कैसा है, इक्विलिब्रियम में है। तो हम यहाँ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंसीडर कर लो, ये आपकी आई हो गई और ये आपकी जे हो गई। तो फोर्सेस अलोंग आई इक्वल्स टू फोर्सेस अलोंग, सॉरी, फोर्सेस अलोंग आई भी जीरो होंगी, फोर्सेस अलोंग जे भी जीरो होंगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम है। तो हम बोल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड सिग्मा एफ
y ऑल्सो जीरो। सिग्मा एफ एक्स को जीरो अगर करेंगे, एक्स डायरेक्शन में आप देखोगे कि एक फोर्स टेंशन। अब बात आती है कि देखो टेंशन इसको ऊपर की तरफ खींचेगी। ध्यान रखना, टेंशन ब्लॉक को कहाँ रखी को खींचेगी, ऊपर की तरफ। और ये एम जी साइन थीटा कहाँ पुल करेगा, नीचे की तरफ। तो ये आपकी हो जाएगी टेंशन और ये हो जाएगी एम जी साइन थीटा। तो हम बोल सकते हैं कि एफ टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स इक्वल्स टू एफ टूवर्ड्स नेगेटिव एक्स, यानी कि टी इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा। दूसरे केस में हम सिग्मा एफ वाई को जीरो करेंगे, टोटल फोर्स अलोंग वाई इज इक्वल्स टू जीरो। टोटल फोर्स में आपका एक नॉर्मल आएगा और एक एम जी कॉस थीटा आएगा। अगर इन दोनों का सम क्या है ना, जीरो हो रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये क्या होंगे, इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होंगे तो जीरो हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं फोर्स अप इक्वल्स टू फोर्स डाउन। तो यहां से आपको क्या मिल जाता है, नॉर्मल और टेंशन की वैल्यू मिल जाती है। कि टेंशन की वैल्यू हो जाएगी आपकी एम जी साइन थीटा और नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एम जी कॉस थीटा। तो इस तरह से आप फोर्सेस को रिजॉल्व करके इंक्लाइन प्लेन पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम स्टडी करते हैं पुली। पुली कैसा होता है, पुली एक ऐसा डिस्क जैसी चीज होती है जिसका ये क्या होता है, ये आपका ये होता है, यहां पर इसको हैंग करते हैं ऐसे। ये इसका एक्सेस होता है। जैसे आप बाइसाइकिल का पहिया आप देखते हैं, पीछे जो आपका रियर वाला व्हील होता है वो कुछ ऐसे अटैच होता है फ्रेम से, और इस फ्रेम में ये ऐसे घूम रहा होता है। इसको अगर साइड व्यू देखेंगे तो आपको साइड व्यू में ऐसा करके कुछ पुली दिखता है, और इसके ऐसे दो, ये एक्सल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, एक्सल। इस एक्सल पर ऐसे इसको सपोर्ट लगी होती है जो इसको सपोर्ट करती है। ओके, ये सपोर्ट होती है। ये पूरा व्हील होता है आपका, इसको आप देख सकते हो, ये व्हील होता है। तो आप साइड में से देखोगे तो ये पुली दिखेगी आपको, और ये आपका एक्सिस दिखेगा। लेकिन टॉप व्यू आप देखोगे तो ये आपको पुली है और ये एक्सिस है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, डायग्राम में शो करने के लिए इजी ऐसे शो कर देते हैं, ऐसे अटैच है, यानी कि ये एक्सिस है। ओके, आइडियल पुली कंसीडर करेंगे जब तक आपको मेंशन नहीं है। आइडियल पुली का मास जीरो होता है, मासलेस होती है, मास टेंड्स टू जीरो, और फ्रिक्शन लेस होती है, यानी कि यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं होती है। अब इसके ऊपर एक स्ट्रिंग जा रही है, यही स्ट्रिंग लेफ्ट से राइट में जा रही है। ओके, तो यहां पर इस स्ट्रिंग को, अगर ये स्ट्रिंग आइडियल है, स्ट्रिंग कैसी है, आइडियल, जिसकी प्रॉपर्टी हमने बताई थी कि मास टेंड्स टू जीरो होगा, स्मूथ होगी और लेंथ कांस्टेंट होगी। मास, तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो राइट में टेंशन होगा वही लेफ्ट में टेंशन होगा, ये ध्यान रखेंगे। और पुली का मास हमने कैसा माना है, मास टेंड्स टू जीरो। पुली के ऊपर कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। आइडियल पुली के बारे में बात करिए हमने। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पुली लगी हुई है, दिस इज पुली। और जब तक आपको स्पेसिफाई नहीं किया जाए इस पुली का मास है, तब तक आप उसको मासलेस ही मानेंगे। और यहां पर आप एक इस ब्लॉक देख रहे हैं, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर जाके इसमें ऐसे अटैच है, एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन पूछी हुई है, उसके लिए क्या करेंगे आप,
फोर्सेस रिजॉल्व करेंगे जैसे कि हमने पहले करी थी। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन नॉर्मल होगी, उसके अपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा। डाउन द इंक्लाइन mg sin थीटा होगी और अप द इंक्लाइन टेंशन होगी, और यही टेंशन आगे कंटिन्यू होगी। ब्लॉक कैसा है? इक्विलिब्रियम में है। ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है तो आप कहोगे एफ अप इक्वल्स टू एफ डाउन या एफ राइट इक्वल्स टू एफ लेफ्ट। तो यहां से आपको अगेन टेंशन इक्वल्स टू mg साइन थीटा आ जाएगा, और नॉर्मल यहां पर पूछा नहीं गया है, बट आप यहां पर निकाल सकते हैं और इसकी वैल्यू mg cos थीटा आ जाएगी। ओके। अगर बच्चों आपको सिचुएशन कुछ ऐसी दी जाए कि लेट से एक पुली है और यहां पर एक, जैसे कि इस केस में दे रखा है, यहां पर एक इस केस में दे रखा है। ओके, इस केस में कंसीडर करते हैं तो हम बोल देते हैं कि ये टेंशन T है, T1। अब ये पूरी स्ट्रिंग है तो ये भी आपकी T1 हो जाएगी, और ये दूसरी स्ट्रिंग है जो इसके एक्सल से अटैच है, इसको हम T2 मान लेते हैं। अब हमने T1 और T2 का रिलेशन निकालना है। पहले देखते हैं हम T1 क्या होगी। ओके, T1 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो हम इस ब्लॉक को देखेंगे, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम में देखेंगे तो हमें mg हमेशा कंसीडर करना है। mg डाउनवर्ड होगा और ये स्ट्रिंग आके इधर अटैच है, यानी कि इधर फिक्स कर दी गई है। अब ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट से ऐसे करके अगर स्ट्रिंग हैंग की हुई है ओवर द पुली तो ये मास कहीं मूव नहीं करेगा। ये मास अगर मूव नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे कि ये इसके इक्विलिब्रियम में होगा, और T1 की वैल्यू आपको mg के इक्वल मिल जाएगी। बात समझ में आई? दूसरी हम बात करें कि इसका अगर हम FBD बनाते हैं पुली का, बच्चों इसको ध्यान से देखना। FBD ऑफ पुली, पुली की FBD की बात करें, ये आपकी पुली है। आप पुली के दोनों एंड में टेंशन क्या है, इधर T1 और इधर T1, यानी कि स्ट्रिंग के किसी भी पॉइंट पर कंसीडर करते हैं तो नीचे की तरफ पुलिंग फोर्स होगी। आपने ये पार्ट कंसीडर किया है तो नीचे की तरफ उसको टेंशन खींच रही होगी। ओके, और एक्सल पर जो फोर्स लगी हुई है वो T2 लगी हुई है। क्योंकि इसका मास जीरो है, क्योंकि इसका मास जीरो है, बोलो, इसका मास जीरो है तो हम जब भी इसका मास जीरो होगा, आइडियल पुली होगी, इसका मास जीरो होगा तो अपवर्ड फोर्स कितनी होगी, T2, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी होगी, T1 प्लस T1, T1 प्लस T1, T1 प्लस T1, यानी कि अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगी। यानी कि आपके T2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2T1 आएगी। तो जब भी ऐसा सिनेरियो दिखे आपको तो यहाँ पर जितना डाउनवर्ड फोर्स होगा उतना ही अपवर्ड फोर्स होगा, और ये अगर T1 है, ये T1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2T1 हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हैं। सेम सिनेरियो यहाँ पर कंसीडर करते हैं। देखो यहाँ पर एक पुली है, ये हैंग है, और यहाँ पर दो मास अटैच हैं, तो इसमें आप ये टेंशन T1 T2 निकालते हैं, दिस T1 एंड दिस इज T2। तो आप T1 देखोगे दोनों तरफ M मास है, M मास दोनों तरफ लगा हुआ है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं T1 टेंशन है और यहाँ पर क्या होगा, mg होगा, और यहाँ पर भी T1 है और यहाँ पर भी mg होगा।
अब देखो दोनों साइड में ये मास बराबर है, तो ये कोई मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये लगने वाली फोर्स क्या है, बराबर है। तो ये दोनों साइड अगर मास बराबर है तो ये इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो ये मासेस क्या होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, और T1 की वैल्यू आपको mg मिल जाएगी। अब बच्चों इसमें ये गलती करते हैं कि T1 इक्वल टू एम जी और T1 इक्वल टू एम जी और दोनों टेंशन प्लस हो जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। जो स्ट्रिंग में एक साइड टेंशन होगी वही स्ट्रिंग में दूसरी साइड टेंशन होगी, अगर आपकी आइडियल स्ट्रिंग यानी कि स्मूथ स्ट्रिंग है। ओके, बात करते हैं T2 की। तो यहां पर अगर आइडियल आपकी पुली है, कैसी पुली है, आइडियल पुली। आइडियल पुली में आपका T2 कितना होगा, T2 को आप 2T1 यानी कि T2 को आप 2 mg लिख सकते हैं। इस तरह से आप पुली में फोर्सेस को रिजॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं स्प्रिंग फोर्स। बच्चों स्प्रिंग क्या होती है, ऐसे आपने कई बार देखा होगा, ये कॉइल्ड ऐसे करके होती है, कॉइल स्प्रिंग होती है। अगर उसमें कोई भी फोर्स एक्सर्ट ना करी जाए, यानी कि कोई भी फोर्स ना लगाई जाए और उसको आइडल छोड़ दिया जाए, यानी कि उस पर कोई भी आप फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि कहीं पे भी कुछ भी खिंचाव तनाव कुछ नहीं है, तो उसकी एक अपनी एक लेंथ होती है, अनस्ट्रेच स्प्रिंग बोलते हैं उसको। उस लेंथ को हम कॉल करेंगे नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और बच्चों जैसा स्ट्रिंग में आप स्ट्रिंग को टॉट करने के लिए, यानी कि स्ट्रिंग को टॉट करने के लिए आप एक छोर से नहीं दोनों छोर से खींचते हो, तो स्प्रिंग भी बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह वर्क करती है। एक डिफरेंस होता है कि स्ट्रिंग टॉट होती है और उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं होता, बट स्प्रिंग की लेंथ में चेंज हो जाता है। लेकिन इसको दोनों तरफ से, या तो आप एक तरफ से अटैच करके यानी कि फिक्स कर देंगे, यहां पर एक एंड पर फिक्स कर देंगे और दूसरी एंड पर आप फोर्स एक्सर्ट करेंगे। ये फोर्स एक्सर्ट करी, मान लेते हैं आपकी एक्सटर्नल फोर्स जो भी है वो है आप F। ये आपने फोर्स एक्सर्ट करी। फोर्स एक्सर्ट करने से एज ए रिजल्ट ऑफ अप्लाइंग सम फोर्स, यानी कि फोर्स एक्सर्ट करने से, फोर्स लगाने की वजह से, उसके वजह से इसमें कुछ इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि पहले लेंथ थी x, अब थोड़ी सी इंक्रीज हो गई। सॉरी, पहले लेंथ थी l और अब इंक्रीज हो गई। और इसमें जो इंक्रीमेंट है, ये इंक्रीमेंट है, यानी कि हम बोलेंगे x को बोलेंगे फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यानी कि L2 माइनस L1। ये बिना एलोंगेशन के या एलोंगेशन के जो चेंज इन लेंथ आएगा वो उसको बोलेंगे चेंज इन लेंथ। लेंथ में जो भी चेंज आएगा वो है आपका x। तो जैसे ही इसको आप चेंज इन लेंथ यानी कि स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने पर जो स्प्रिंग होगा, स्प्रिंग की फोर्स इससे अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, यानी आपने इसको मूवमेंट किया है, इसको बाहर की तरफ स्ट्रेच किया है, स्प्रिंग इसको अंदर की तरफ पुल करेगी, अंदर की तरफ पुल करेगी। एक्सटर्नल एजेंट ने कोई बाहर से आपने फोर्स लगाया और इसको स्ट्रेच कर दिया, तो आप देखेंगे स्प्रिंग उसको अंदर की तरफ पुल कर रही हो। ठीक है, अब इस एक्स को एलोंगेशन और एक्सटेंशन भी बोलते हैं। एलोंगेशन इन द स्प्रिंग और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग भी बोलते हैं। अब इस फोर्स की प्रॉपर्टी जो हमने बोला है ना, स्प्रिंग फोर्स, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, ये हमेशा इसका मैग्नीट्यूड एक्स के प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि जितनी ज्यादा एलोंगेट इसको करोगे उतना ही ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा। आपने एक्स एलोंगेट करी तो कुछ एफ स्प्रिंग हुई,
और अगर 2x करी तो और आपकी स्प्रिंग इंक्रीज हो जाएगी। यानी कि ये चेंज इन लेंथ पर निर्भर करेगा, इस पर डिपेंड करेगा। अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जिसको बोलते हैं हम स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। ओके, तो ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है। ये एक स्प्रिंग के लिए चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर आपने स्प्रिंग चेंज कर दी तो के चेंज हो जाएगा। अलग अलग स्प्रिंग का कांस्टेंट सेम हो सकता है अगर एक जैसी स्प्रिंग हो, यानी कि सेम जैसी स्प्रिंग हो, सिमिलर आइडेंटिकल स्प्रिंग हो, तो दोनों का के सेम होगा। अगर स्प्रिंग आपने चेंज कर दी तो के चेंज हो जाएगा। ओके, अब इस के को कैसे हम डिफाइन करेंगे? एफ स्प्रिंग अपॉन एलोंगेशन, और इसकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर, ऐसे करके इसको न्यूटन। अब जब देखो, जब हमने स्प्रिंग में फोर्स लगाया है, तो यहां पर हमने फोर्स लगाया है, फोर्स लगाने की वजह से कुछ एलोंगेशन हो जाएगा, एलोंगेशन हो जाएगा तो जो हमने जितना फोर्स लगाया है उतना ही स्प्रिंग का फोर्स हो जाएगा। जितना हमने फोर्स लगाया उतना ही स्प्रिंग का होगा, तो यहां पर इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। अगर हमारा फोर्स ज्यादा है स्प्रिंग के फोर्स से, तो ये और एलोंगेशन होगा। तो ये तब तक एलोंगेशन होगा जब स्प्रिंग का फोर्स और हमारा फोर्स बराबर ना हो जाए। तो जब फाइनली इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे तो ये दोनों फोर्स क्या होंगी? बराबर हो जाएंगी, यानी कि एफ राइट इक्वल्स टू एफ लेफ्ट। उस कंडीशन में आने के बाद आपको एफ राइट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ लेफ्ट हो जाएगा, और आपके पास इक्वेशन मिल जाएगी, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स इज आल्सो इक्वल्स टू के एक्स। और अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन निकालना है तो एक्सटर्नल फोर्स अपॉन के, यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट, आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट, अगर कोई पूछा जाए कि स्प्रिंग को हम एलोंगेट तो कर ही सकते हैं, यानी कि ये नेचुरल लेंथ थी, इसको हमने एलोंगेट किया था, लेकिन अगर इसको कंप्रेस किया जाए, अगर इसको आप कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ पुश करेगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स आपकी पुलिंग होगी अगर एलोंगेशन है। कैसा है? स्प्रिंग के अंदर एलोंगेशन है। स्प्रिंग फोर्स आपकी पुशिंग होगी अगर स्प्रिंग में कंप्रेशन है, यानी कि अगर स्प्रिंग को आपने कंप्रेस कर दिया तो ये पुश करेगी, बाहर की तरफ पुश करेगी फोर्स। स्प्रिंग का एडवांटेज ये है कि ये फोर्स पुल भी कर सकती है और पुश भी कर सकती है, क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ पुल कर रही थी और नॉर्मल रिएक्शन सिर्फ पुश कर रहा था। बट स्प्रिंग आपको स्ट्रिंग की तरह टेंशन भी प्रोवाइड कर सकती है और नॉर्मल रिएक्शन की तरह पुश भी प्रोवाइड कर सकती है। तो स्प्रिंग हमें दोनों कॉम्बिनेशन प्रोवाइड करती है। इस केस में हम जो बोलते हैं कि जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन हमने किसी फोर्स की वजह से हमने कंप्रेस किया होगा। जब हम इसको कंप्रेस करेंगे तो कंप्रेशन की वजह से स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ लगेगी। अब ऐसा क्यों होता है कि एलोंगेशन में ये फोर्स अंदर की तरफ लगती है और कंप्रेशन में ये फोर्स बाहर की तरफ लगती है? क्योंकि स्प्रिंग की एक प्रॉपर्टी होती है, स्प्रिंग टेंड्स टू गेन इट्स नेचुरल लेंथ और टेंड्स टू कम एट इट्स नेचुरल लेंथ। जो उसकी नेचुरल लेंथ थी, स्प्रिंग उस पर आना चाहेगी। अगर उसकी लेंथ को बढ़ा दोगे तो उसकी लेंथ कम होना चाहेगी, यानी कि स्प्रिंग फोर्स कुछ इस तरह से लगेगी। अगर आपने उसको बढ़ा दिया है, लेंथ को बढ़ा दिया है, तो स्प्रिंग फोर्स चाहेगी कि उसको वापस उसी लेंथ पर लाया जाए।
अगर उसको कंप्रेस कर दिया जाए तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की तरफ पुश करेगी और वापस नेचुरल लेंथ पर लाने की कोशिश रहेगी। तो अगर आप एलोंगेट करोगे तो वो पुल करके अंदर लाना चाहेगी, अगर आप कंप्रेस करोगे तो पुश करके बाहर ले जाना चाहेगी। तो यहां पर भी आपकी प्रॉपर्टी ये होती है कि जो एफ स्प्रिंग होती है वो प्रोपोर्शनल टू कंप्रेशन होती है, और ये एलोंगेशन और कंप्रेशन के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट सेम रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आता है। आप एफ स्प्रिंग को वेक्टर फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो, वेयर डेल्टा एक्स इज विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल लेंथ, यानी कि नेचुरल लेंथ से अगर लेफ्ट साइड में आपने किया तो ये एक्स नेगेटिव होगा, तो एफ पॉजिटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव साइड में होगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन होगा। नेचुरल लेंथ से अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट में है और आपकी फोर्स राइट में होगी, नेचुरल लेंथ से अगर एक्सटेंशन किया तो आपका डिस्प्लेसमेंट राइट में होगा और फोर्स लेफ्ट में होगी। तो आप इस तरह से इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो, और दिस इक्वेशन होल्ड फॉर बोथ कंप्रेशन एंड एलोंगेशन, दोनों के लिए काम करती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल 1 कंसीडर किया, यहां पर एक स्प्रिंग से हमने एक मास अटैच कर दिया है और पूछा है फाइंड द एलोंगेशन इन द स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम। दूसरे केस में हमने इंक्लाइन प्लेन लिया है और यहां पर एक स्प्रिंग अटैच कर दिया है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के मास है। इस केस में भी आपको एलोंगेशन निकालना है। बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं इसमें एलोंगेशन कुछ एक्स आ गया। कितना आ गया? मान लेते हैं कुछ एक्स एलोंगेशन आ गया। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसको mg नीचे की तरफ खींचेगा तो इसमें कुछ एलोंगेशन आ जाएगा। एलोंगेशन आने के बाद इसमें स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाएगी। स्प्रिंग फोर्स बच्चों तभी आएगी जब एलोंगेशन या कंप्रेशन होगा। अगर x जीरो है तो एफ एक्स अगर जीरो है, स्प्रिंग फोर्स भी जीरो रहेगी। तो अब इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। ये कैसा केस है? इक्विलिब्रियम का केस है। इक्विलिब्रियम पर आपको पूछा हुआ है, तो ये मास mg नीचे और ऊपर की तरफ स्प्रिंग F इक्विलिब्रियम, F अप इक्वल्स टू F डाउन होना चाहिए। जितनी फोर्स ऊपर है उतनी फोर्स नीचे होनी चाहिए। ऊपर की डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स है और नीचे की डायरेक्शन में mg है। लेकिन हमें पूछा है एलोंगेशन, तो हम स्प्रिंग फोर्स को लिख सकते हैं k इंटू एलोंगेशन mg। तो यहां से एलोंगेशन इन द स्प्रिंग आप mg बाई k लिख सकते हैं। ये हुआ आपका केस 1। केस 2 की बात करें, केस 2 में आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहां पर अलोंग द इंक्लाइन आपका mg साइन थीटा होगा, नॉर्मल mg कॉस थीटा, और ऊपर की तरफ स्प्रिंग फोर्स। आप ये देख सकते हैं ये इक्विलिब्रियम में होगा तब mg साइन थीटा स्प्रिंग फोर्स के बराबर होगा नॉर्मल mg कॉस थीटा के बराबर होगा, और स्प्रिंग फोर्स को अदर वर्ड में आप kx भी लिख सकते हो। फर्स्ट इक्वेशन को आप देखोगे
एक्स की वैल्यू आपके पास mg साइन थीटा बाई के आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स को हम कैसे इक्विलिब्रियम में यूज करें। इट इज जस्ट लाइक टेंशन। तो जैसे ऊपर टेंशन होती थी, नीचे mg होती थी और t की वैल्यू mg आती थी, वैसे ही हम यूज करेंगे। ऊपर अगर स्ट्रिंग होती तो टेंशन होती और यहां पर क्या होगी, यहां पर स्प्रिंग फोर्स होगी। बस जस्ट लाइक टेंशन। बस हमने स्प्रिंग फोर्स को kx रख देना है और उससे एलोंगेशन निकाल देने। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, यानी कि अगर दो स्प्रिंग को हम कनेक्ट कर दें तो वो कैसे बिहेव करते हैं। तो बच्चों, दो स्प्रिंग को आपने कनेक्ट कर दिया और यहां पर एक फोर्स लगाया F। तो आप दो स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ऐसी लेंगे कि दोनों की नेचुरल लेंथ सेम हो। F लगाने से क्या होगा, ये दोनों बराबर ही एलोंगेट होंगी। क्या होंगी, बराबर ही एलोंगेट होंगी। तो हम बोल सकते हो कि इक्विलिब्रियम में ये फोर्स, यानी कि ये होगी k1x और ये होगी k2x, क्योंकि स्प्रिंग 1 में जो एलोंगेशन आया है वो x है और स्प्रिंग 2 में भी एलोंगेशन x है। और राइट वर्ड में फोर्स कितनी है, एट इक्विलिब्रियम यू कैन से F इक्वल्स टू k1x प्लस k2x, यानी कि k1 प्लस k2x। यहां पर हम डिफाइन करते हैं k इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों स्प्रिंग को हटा के हम एक स्प्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं और यहां पर सेम फोर्स लगाते हैं और उसमें सेम एलोंगेशन आता है। उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इक्विवेलेंट। तो इसको हम लिख सकते हैं, हमने क्या बोला है, सेम फोर्स लगा रहे हैं, सेम ही एलोंगेशन आ रहा है और हम बोल सकते हैं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट होगा k इक्विवेलेंट। यानी कि हम दोनों स्प्रिंग को हटा के एक स्प्रिंग लगा रहे हैं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना है, k इक्विवेलेंट। सेम फोर्स लगाने में उस k इक्विवेलेंट के अंदर भी सेम डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी कि सेम एलोंगेशन होगा। वैसी स्प्रिंग को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट ऑफ दीज टू। दिस स्प्रिंग विल वर्क एज ए इक्विवेलेंट ऑफ टू, यानी कि ये अकेली स्प्रिंग इन दोनों स्प्रिंग का काम कर रही है, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो आप k इक्विवेलेंट से आप ये कर सकते हो, देखो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन F इक्वल्स टू k1 प्लस k2x और सेकंड इक्वेशन F इक्वल्स टू k इक्विवेलेंट x आया। दोनों को आप कंपेयर करोगे, आपके पास k इक्विवेलेंट की वैल्यू k1 प्लस k2 आ जाएगी। तो आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में याद कर सकते हो कि अगर दो स्प्रिंग है तो k इक्विवेलेंट इक्वल्स टू k1 प्लस k2 हो जाएगा। अगर मोर देन वन है, मोर देन वन, मोर देन वन, k equivalent will be equals to k1 प्लस k2 प्लस k, इसको आप k equivalent equals to सिग्मा k1 ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग 1 एंड स्प्रिंग 2, दोनों को एंड टू एंड पर ज्वाइन कर दिया है और F फोर्स लगाई गई। अब इसमें यह देखा जाए कि जब भी स्प्रिंग को स्ट्रेच अगर हम करते हैं किसी F फोर्स से,
तो अगर स्ट्रेच होने के बाद इक्विलिब्रियम में होती है, स्ट्रेच होने के बाद कोई मोशन नहीं होता है, तो जितना फोर्स राइट में लगता है उतना ही फोर्स स्ट्रिंग के लेफ्ट में भी लगता है, क्योंकि स्ट्रेच होने के बाद उसमें कोई मोशन नहीं होता है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है। तो जितना फोर्स राइट में लगाएंगे उतना ही फोर्स एक्सर्ट होता है लेफ्ट में, इसीलिए हम उसमें फिक्स्ड सपोर्ट लगाते हैं। तो यानी कि अगर राइट में फोर्स लगाएं तो लेफ्ट में फोर्स लगाने के लिए कुछ सपोर्ट होना चाहिए, या फिर आपको दोनों एंड से पुल करनी पड़ेगी। तो अब याद रखेंगे, जितना फोर्स राइट में लगाया जाता है उतना ही फोर्स लेफ्ट में भी स्प्रिंग का लगता है। जैसे कि स्ट्रिंग के अंदर जितनी टेंशन राइट में पुल करती है उतनी ही टेंशन इसको लेफ्ट में भी पुल करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इसके अंदर, स्प्रिंग 2 के अंदर आप देखेंगे इधर फोर्स F है तो इधर भी फोर्स F होगी और ये K2 होगा। स्प्रिंग 1 को देखेंगे तो इधर भी F फोर्स होगी और इधर भी F फोर्स होगी, स्प्रिंग कांस्टेंट K1। मान लेते हैं इसके अंदर K1 के अंदर जो एलोंगेशन आया है और K2 के अंदर जो एलोंगेशन आया है, यानी कि K1 के अंदर x1 एलोंगेशन और K2 के अंदर x2 एलोंगेशन, यहां पर फोर्स लगाया गया। तो आपने देखा एलोंगेशन चेंज इन लेंथ ऑफ द होल सिस्टम, चेंज इन होल सिस्टम x1 प्लस x2। एक x1 चेंज होगा, एक x2 होगा, तो हम बोल सकते हैं x इक्वल्स टू x1 प्लस x2। ये बात कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें भी फोर्स F लग रही है, इसमें भी फोर्स F लग रही है। तो स्प्रिंग इसमें क्या लग रही है, फोर्स F। तो हम बोल सकते हैं F फोर्स इक्वल्स टू K1 x1 और F फोर्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू K2 x2। यहां से हम x1 की वैल्यू F बाई K1, x2 की वैल्यू F बाई K2 निकाल लें। ये आ गया बच्चों। अब आता है बच्चों के इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। के इक्विवेलेंट का कंसेप्ट क्या कहता है कि इंस्टेड ऑफ दीज टू, यानी कि आपके पास ये दो स्प्रिंग ना होके एक अकेली ही स्प्रिंग है जिस पर फोर्स F लगाने में उसमें चेंज इन लेंथ x आता है, यानी कि जितना चेंज इन लेंथ इसमें आया है उतना ही चेंज इन लेंथ इसमें आया है। इसका चेंज इन लेंथ कितना है, x1 प्लस x2, और इसका चेंज इन लेंथ x। फोर्स दोनों पर F लगाया है तो यहां पर हम बोल सकते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्विवेलेंट। F को लिखा जा सकता है के इक्विवेलेंट इंटू चेंज इन लेंथ, क्योंकि यहां पर सेम फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। और इधर हम लिख सकते हैं F को F इक्वल्स टू K1 x1 and F is also equals to K2 x2 and x is written as x1 plus x2। अब बच्चों आप देखेंगे कि x को हम लिख सकते हैं, x कैन बी रिटन एज फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन से। यहां से हमने x1 निकाला, यहां से x2 निकाला। x1 को आप f बाई K1 रख देंगे। इस इक्वेशन से हमने x1 निकाला, x1 को क्या लिखेंगे, f बाई K1। और इधर से दूसरी इक्वेशन से f बाई K2, और यहां से हम x को निकालेंगे, दैट इज f बाई
के इक्विवेलेंट, और दोनों को इक्वेट कर देंगे, यानी कि एफ बाई के इक्विवेलेंट एफ बाई के वन प्लस एफ बाई के टू। फाइनल आंसर है आपके पास के इक्विवेलेंट यानी कि 1 अपॉन के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन के वन प्लस 1 अपॉन के टू, इस तरह आएगी। अगर K3 होता तो 1 अपॉन K3 एंड 1 अपॉन K4 एंड सो ऑन, ये आने वाला है। तो दिस इज द केस फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, आप इसको याद रखेंगे। इसमें एक केस और बनता है बच्चों। एक केस में हम क्या करते हैं, यहां पर एक केस में आप देखो, यहां पर आपको एक स्प्रिंग यहां अटैच कर देते हैं और एक स्प्रिंग यहां अटैच कर देते हैं। देखने में लगता है कि ये दोनों सीरीज है, बट अगर आप ये देखेंगे कि अगर आप एक में एलोंगेशन करते हैं तो दूसरे में कंप्रेशन आ जाएगा, यानी कि इसको x एलोंगेट करेंगे तो इसमें x कंप्रेशन होगा। दोनों की फोर्स इधर क्या होगी, K1x होगी, और इसकी कंप्रेशन की वजह से इसकी फोर्स भी K2x होगी, यानी कि टोटल फोर्स आपकी क्या हो जाएगी, K1 प्लस K2x हो जाएगी। और इक्विवेलेंट अगर हम इसको लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K इक्विवेलेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, K1 प्लस K2। ये कॉम्बिनेशन एक पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरह बिहेव करेगा। ये बात समझ में आ रही है क्या आपकी? आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल। दो स्प्रिंग दे रखी है K1 K2, एक मास को हैंग किया हुआ है। क्वेश्चन में एलोंगेशन पूछा हुआ है स्प्रिंग्स के अंदर। तो यहां पर आप सीधे देख सकते हो, जो फोर्स होगी डाउनवर्ड mg होगी, फोर्स इक्वल्स टू mg, और अपवर्ड फोर्स आपकी कितनी हो जाएगी, अपवर्ड फोर्स K1, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम बोल सकते हैं K2 इंटू एक्स। पैरेलल कॉम्बिनेशन है, दोनों के अंदर एलोंगेशन सेम होगा, तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम में F अप और F डाउन होगा, mg इक्वल्स टू K1 प्लस K2 x आएगा। दोनों एलोंगेशन में हम बोल सकते हैं दिस इज mg ओवर K1 प्लस K2, यानी कि x1 इक्वल्स टू x2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू mg अपॉन K1 प्लस K2। दोनों का एलोंगेशन सेम होगा और वो होगा mg अपॉन K1 प्लस K2। सेकेंड क्वेश्चन में हम बोल सकते हैं यहां पर K इक्विवेलेंट क्या होगा बच्चों, सीरीज कॉम्बिनेशन है, 1 बाई K इक्वल्स टू 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप फंडामेंटल से भी जा सकते हो। आप इसको फंडामेंटल से करोगे तो K इक्विवेलेंट आप यहां पर निकाल सकते हैं, K इक्विवेलेंट इक्वल्स टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो हम बोल सकते हैं F फोर्स अप फोर्स डाउन, फोर्स डाउन तो आप देख सकते हैं mg होगा, mg इक्वल्स टू F अप कितना होगा, K इक्विवेलेंट इंटू x। अब बच्चों वो पूरा x आएगा, यहां से आप x निकालोगे और x को आप क्या रखोगे, x1 प्लस x2। तो इस तरीके से आप इंडिविजुअल एलोंगेशन नहीं निकाल पाओगे।
रेदर आप क्या करोगे, के इक्विवेलेंट निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है। आप इंडिविजुअल करोगे, आप बोलोगे एफ इक्वल्स टू एम जी, और जितनी फोर्स वन में होगी, जितनी फोर्स से इसको पुल किया जा रहा होगा, उतनी ही फोर्स से इसको पुल किया जा रहा है, ये दोनों एक दूसरे को उतनी ही फोर्स से पुल करेंगे, यानी कि सीरीज में थ्रू आउट सेम फोर्स रहेगी। एम जी इक्वल्स टू हम के वन एक्स वन लिख सकते हैं, और एम जी इक्वल्स टू के टू एक्स टू भी लिख सकते हैं। एक्स वन की वैल्यू एम जी अपॉन के वन आएगी, एक्स टू की वैल्यू एम जी अपॉन के टू आएगी, और टोटल एक्स अगर आप निकालोगे तो एक्स की वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स टू हो जाएगी, टोटल एलोंगेशन इन द सिस्टम ये हो जाएगा। तो आप यहां पर विद द हेल्प ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन आप एलोंगेशन इन द स्प्रिंग निकालेंगे।